थैंक यू। चलिए तो शुरू करें। तो आज का टॉपिक तो भाई कोई रेशियो एनालिसिस के लिए ज्ञान दे, हमको तो आता नहीं। मौके मौके पर कह दिया कि ये रेशियो पढ़ाना है ना पढ़ाना है, फिर तुम लोगों ने धोखा देके कह दिया कि सर आपको पढ़ाना है। तो बताओ भाई रेशियो तो होते क्या है, बताओ ना लाइफ है? अरे बोलो। चाय बनाए हो कभी जिंदगी में? बालक लोग, बिटिया लोग तो बनाते ही हैं बेचारी। चाय बनाना आती है? तो एक कप चाय बनाने में कितना दूध कितना पानी? ज़्यादा पानी। हाँ, तो उनका डिपेंड करेगा पिलानी किसको है। फैक्टर है। अच्छी चाय बनाते हो तो घर में भैया ज़्यादा तो भी चाय बनाते हो, तुम चाय अच्छी बनाते हो, है ना? तो ये डिपेंड करेगा सिनेरियो क्या है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा। चलिए रेशियो को अगर हम लोग देखें तो ये एक तरीके से मिक्सचर से निकल के आया अनुपात, ठीक है। जब हम कहते हैं 1:2, इसका मतलब क्या है कि किसी चीज के कितने हिस्से हुए? 3। किसी भी चीज के 3 हिस्से हुए, एक हिस्सा है 1/3 और दूसरा हिस्सा है 2/3, ठीक है। इसी से ही बना कि मिक्सचर, हमें कोई चीज बनानी है तो उसमें क्या मिक्स, सिंपल सा कांसेप्ट, सरलता से अगर इसको रखा जाए तो मिक्सचर बोले रेशियो बोले, बात हम एक ही चीज की कर रहे हैं, किसी दो अलग चीजों की नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है इंटरप्रिटेशन, ठीक। मिक्सचर जब ले लिया या रेशियो ले लिया तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर एलिमेंट्स हैं, बेसिक सी बात कर रहे हैं, किसी भी चीज में एलिमेंट्स हैं, किसी भी मिक्सचर में जो एलिमेंट्स मिलाए गए हैं उनका एक का दूसरे के ऊपर इंपैक्ट होता है ना। जैसे आप लोगों ने मार्केटिंग पढ़ी तो आपने कहा कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? ठीक, मतलब ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ज्यादा सेल्स, क्या ये बात सच है? अब बेटा यहां आती है स्टैटिस्टिक्स प्राप्त करने के लिए, ये बात सच नहीं है। पूछो क्यों? क्यों भैया? कोरिलेशन की बात है ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जितनी होगी उतनी तो सेल्स बनोगे। तो ये बात आप पूर्णतः सच नहीं कह सकते कि जितना एडवर्टाइजमेंट उतनी ही सेल्स। 1 लाख मतलब अगर 10 करोड़ की सेल्स चाहिए तो 10 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट करो, तो बिजनेस करने का फायदा ही क्या हुआ? तो 10 करोड़ रुपए लेके एफडी ना बनवा लो, ब्याज खाओ चुपचाप, हाँ कि ना? मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, ज्ञान लगा के दिमाग लगा के बात किया करो, भावनाओं में बहा मत करो। 21 फरवरी बीत गई, ठीक है। तो सब टाइपराइटर है, मारो कहीं हाँ एक तो आ रहा है, 21 मना के आया है आज, एक्स्ट्रा पीरियड। चलो ये कौन वाला सब करा के आया है? अच्छा ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। लाइफ में एक ही टेक मिलता है, पिक्चर नहीं देखी लगी यार, तुम इधर तो देखोगे और कौन देखेगा। चलो तो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट देखिए यही मैनेजमेंट है। जब आप दो सब्जेक्ट, अब आप सब्जेक्ट वाले स्टेज में नहीं है ना, तो अब आपको दोनों चीजें साथ में देखनी पड़ेंगी। तो रेशियो में हम क्या देख रहे हैं? रेशियो को जब आप रेशियो की तरह पढ़ोगे, अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगा, रेशियो को जब एज इम्पैक्ट पढ़ोगे तब पल्ले पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेशियो का बेसिक मतलब है यहाँ पे एनालिसिस क्या है, रेशियो से एनालाइज करना। तो रेशियो से आप क्या एनालाइज कर रहे हो? तो रेशियो बताता क्या? अनुपात है ना, कि चाय बना रहे हैं, 3 कप चाय बनानी है तो कितना दूध डालोगे, कितना पानी,
है ना? क्या क्या डालोगे, कितनी चीनी डालोगे, कितनी चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालनी है, इलायची डालनी है, ठीक है? तो ये क्या है? ये एलिमेंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स है। हर इंग्रेडिएंट, हर एलिमेंट का अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है ना? इसी तरीके से जब आप बैलेंस शीट खींचते हो, है ना, तो बैलेंस शीट के इंग्रेडिएंट्स में क्या आते हैं? डेटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं, बिल्स रिसीवेबल आते हैं, बिल्स पेबल आते हैं, है ना? और क्या आता है? बैड डेट्स आते हैं, ठीक है ना? परचेज आती है, सेल्स आती है, परचेज रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न आता है, डेप्रिसिएशन आता है, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ स्क्रैप आता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आता है, कमीशन आता है, बोनस आता है, पेड एंड रिसीव्ड बोथ। ये क्या है? एलिमेंट्स ही तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको ये पढ़ना है कि एक का दूसरे पे इंपैक्ट क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है ना? अगर मेरे बिजनेस की सेल्स है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए सेल्स दिखा रहा है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की सेल्स करी, अरे यार बहुत बढ़िया, मजा आ गया, इस साल तो सेल्स हमने एकदम फोड़ के रख दी। साथ में डेटर्स दिखा रहा है 75 लाख रुपए के, घंटा फोड़ के रखे। 3/4 पैसा तो तुम्हारा मार्केट में फंसा पड़ा है। ये तो वही बात होगी, नंगा आएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? हाँ कि ना? तो आप जब स्ट्रेटेजी प्लानिंग करेंगे तो आपको क्या है? फैक्टर टू फैक्टर रिलेशनशिप एंड फैक्टर टू फैक्टर इंपैक्ट, है ना? समझ रहे ना? एक हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हर क्रिया की क्या क्या है सिद्धांत? अभी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आपने प्रपोजल सबमिट किया, एक्सेप्ट हुआ तो 21 के बाद आओगे, नहीं हुआ तो तुम सब आई गए, है ना? ठीक? क्या होगा दादा, तुम क्यों सीरियस हो गए? चलिए, तो भाई अब फिर हमारे पास, हाँ, इतने में सब मेरे साथ है, कोई पीछे तो नहीं छूटा? अड़ोसी पड़ोसी चेक कर लो, ठीक है? तो हम बेसिकली रेशियो एनालिसिस में क्या कर रहे हैं? रेशियो एनालिसिस आया कहां से? मिक्सचर समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि रेशियो होता है दो चीजों के बीच में एसोसिएशन बनाना, कि अगर एक सम टोटल है 10 का, तो उसमें 3 चीजें मिली हुई है, तो कौन कितनी कितनी है, ठीक है? क्लियर? तो वो हमें मिक्सचर बताया। अब मिक्सचर एलिमेंट्स हो गए, मिक्सचर को हमने, मिक्सचर में जो चीजें मिली हुई हैं, ये 1 और ये 2, इसको हमने बोल दिया एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का एक का दूसरे पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है ना? लोग रेशियो से इसलिए घबराते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर देता है वो। लिक्विडिटी रेशियो, अब एक बड़ा मजेदार नाम है CAGR, पढ़ने में लगता है यार क्या बहुत बड़ी बला है, ठीक? क्या है? कैपिटल एसेट गियरिंग रेशियो। ठीक? अब देखिए, कैपिटल क्या हो गया? बैलेंस शीट लायबिलिटीज है, ओनर्स फंड। एसेट क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट की बात नहीं करें। गियर का मतलब क्या होगा? गियर का काम क्या होता है गाड़ी में? किसी भी चीज को थ्रस्ट देना, है ना? पहले गियर में पावर ज्यादा होती है कि दूसरे गियर में? डिपेंड करता है, गाड़ी चला कहां रहे हैं। रेते में गाड़ी चला रहे हो तो पहले से आपको ज्यादा मोमेंटम मिलेगा, तीसरे से नहीं मिलेगा, हाँ कि ना? अगर चढ़ाई पे गाड़ी चढ़ा रहे हो तो नीचे के गियर में ज्यादा मिलेगा, ऊपर के गियर में नहीं। ऊपर से मतलब चौथे गियर में, टॉप गियर में, है ना? और ढाल उतार रहे हो तो लाइको ढाल पे का गियर लगा के रखोगे, क्लच दबा के चलो, तब भी तेल फूकोगे, तब भी पहले गियर में लगा के रखोगे। तो बेसिकली गियर क्या करता है? गियर हमको एक एक्स्ट्रा कैटलिस्ट की तरह कह सकते हैं, केमिस्ट्री थोड़ी सी उठा लेते हैं, कैटलिस्ट की तरह, है ना? वो तो हमने बायोलॉजी हमने अपने भैया को देखा था, वो ZPC ली थी उन्होंने,
मेंढक पेंढक क्या क्या काटे पड़े हैं। हम तब अपने बचपन में अहिंसावादी थे। वो तो जब लखनऊ यूनिवर्सिटी आए तब थोड़ी सी हिंसा अंदर आई, तब पता चला अच्छा लड़के ये भी करते हैं। 12वीं तक का मतलब ये रह गया। ठीक है, तो चलो गियर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को मोमेंटम या थ्रस्ट देना, और उसी का रेशियो। अब देखिए कैपिटल एसेट को कितना गियर कर रहा है, यही रेशियो। मैं कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं आपको यहां पर भी, ठीक है ना। शब्द के पास जाइए, शब्द अपने आप को खुद ही बताएगा कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। यथा नाम तथा गुण, तो जैसा इसका नाम है, अब कैपिटल में, अब किस कंपनी की बात, प्रोप्राइटरी की बात कर रहे हो तो ओनर्स इन्वेस्टमेंट, कंपनी की बात कर रहे हो तो शेयर कैपिटल, ठीक है ना, समझ गए। तो अब सिंपल सी चीज है। अब लोग क्या करते हैं, वो आजकल वो एब्रिविएटिव राइटिंग, पहले शॉर्ट हैंड हुआ करती थी, रिकॉग्नाइज्ड शॉर्ट राइटिंग, अब वो हेलो को HLO होता है। अब समझ ही नहीं आता करना क्या है इसका। HLW भी है, बताओ। ये हमारे टाइम पे ये ऑब्लिकों के होमवर्क हुआ करता था। जरा सा ध्यान ना हो तो लगता है इनके होमवर्क क्यों लिख रहा है, ये मेरा स्टूडेंट हो कि मुझे होमवर्क देगा, इसकी इतनी मजा है। चलो खैर, तो पॉइंट, लेट्स नॉट मिस द बस, ठीक है। पॉइंट क्या है कि हम पहले कोशिश करेंगे इंपैक्ट देखने, ठीक है। तो इंपैक्ट समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एनालिसिस में हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ठीक। इंग्रेडिएंट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर अब आपको फ्लो समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या समझना पड़ेगा, फ्लो। क्यों? क्योंकि जब रेशियोज पढ़ेंगे तो रेशियो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बांटेंगे, मगर ऑपरेटिंग रेशियोज होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो होता है या बैलेंस शीट रेशियो, मतलब ऐसा रेशियो जो सिर्फ बैलेंस शीट में ऑपरेट कर रहा है, और ऐसा रेशियो जो सिर्फ ऑपरेटिव में कर रहा है, और एक ऐसे जो दोनों में करेंगे। 3 मोटी मोटी कैटेगरीज में बांट लेंगे। वो थ्योरेटिकल अभी जब किताब से पढ़ाना शुरू करेंगे तब पता है, ठीक है। अभी तो बुनियाद बना रहे हैं, अभी तो लैंड लेवलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सबका मीन बराबर ला रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहां पे हमें क्या मिलेगा, परचेज, सेल्स, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ट्रेड एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, ठीक। अब इसी के साथ हम कोई चीज ध्यान देने वाली होगी, यहां पे शब्द बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। नेट और ग्रॉस फर्क मालूम है? नेट का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में वो नेट होता है, और ग्रॉस कौन सा होता है, और नेट सेल और ग्रॉस सेल का मतलब, नेट सेल और ग्रॉस सेल का मतलब बताओ। नेट सेल मतलब एग्जैक्टली जो सेल हुआ, ग्रॉस सेल मतलब कि सर हमने मान ली की हुई, बेटा तुम्हारा 14 फरवरी अभी खत्म नहीं हुआ। मानने जैसा अकाउंट में कुछ होता ही नहीं है, एग्जैक्टली सेल जो वो नेट। सवाल तो ये है माना किसको। चलो भैया सुन लो, तुम सब भी ना केमिस्ट्री में वो फ्री रेडिकल की तरह हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपेरिमेंट किसका चल रहा है, क्या चल रहा है, हम अपनी क्रिया को अलग करते रहेंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स, उनकी अपनी मर्जी है, जनरेटर चला दो डांस कर लेंगे। नेट और ग्रॉस का फर्क क्या है भैया, आज अब वापस आकर क्लास में। नेट और ग्रॉस सेल का फर्क क्या है, ग्रॉस सेल होती है जो आपने सामान बेच दिया, ठीक, टोटल सेल्स, एक्चुअल सेल्स जो आपकी बिल बुक में रसीदें कटी, मगर कटने के बाद कई जैसे हमारे जैसे बच्चे बचपन में अंदर पहले तो अपने मन से 12 रुपए बचे थे, मैगी लेके घर चले गए,
ठीक है, फिर मम्मी ने कान गरम किया तो वापस आए रोते हुए, लाला जी वापस लेनी चाहिए। तो लाला जी ने दिन भर में 100 मैगी बेची, और हमारे जैसे बच्चे तो बिना पूछे मैगी खरीद के घर ले जाते थे, वो वापस करने के तो आते थे। तो वो माइनस कर दिया जब, तो कौन सी से, तो जो टोटल बेची भाई उन्होंने तो रसीद पर्ची काट दी ना, तो उनकी सेल्स में रिकॉर्ड हो गई कि हमने दिन भर में 100 पीस मैगी बेची। फिर हमारे जैसे तो 5-7 बच्चे वापस करने आते थे, क्या उसको भी सेल्स मानोगे? नहीं ना। तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है ना, या रिप्लेसमेंट्स। अब हमारे जैसा कोई ले गया, उसने कहा अंदर तो सब चूरा निकला, मैगी तो निकली नहीं, इसको बदल के दो, है ना, हवा भर रखी नहीं मैगी के डब्बे में। तो क्या होगा, वापस करेंगे, लाला जी बदल के देंगे। अब लाला जी जो बदल के देंगे, ठीक है, तो क्या उसको सेल्स मानेंगे कि रिप्लेसमेंट मानेंगे? रिप्लेसमेंट है ना, और उसको डैमेज में भेजेंगे, ठीक है, ठीक। तो फिर नेट सेल्स कौन सी हुई? सेल्स माइनस रिटर्न्स, नेट सेल्स, और सेल्स इज दी ग्रॉस सेल। तो अब आपको सवाल में यहां पे बोलेगा ग्रॉस सेल इतनी है, नेट सेल इतनी है, इसका मतलब डिफरेंस क्या है? जो डिफरेंस है वो है सेल्स रिटर्न या रिप्लेसमेंट्स। हम थोड़ा रियलिस्टिक किताबों में चलेंगे तो वहां से रिटर्न की बात करते हैं, सामान वापस कर दिया। अकाउंट्स की किताबों में आज भी सेल्स रिटर्न ही है, टूटा सामान आज तक वापस नहीं हुआ है। तुम लोगों ने आज तक किया है कोई सामान वापस? जर्नल एंट्रीज में गुड्स रिटर्न्ड बाय मोहन, यही किया होगा। डैमेज गुड्स रिटर्न, या फिर पसंद नहीं आया, बीवी ने डांट दिया कि क्यों ले आए, ऐसा वाली कोई वापसी हुई है आज तक अकाउंटिंग एंट्री में? नहीं, क्योंकि ऑथर हमारे आज भी वही पुराने वाले हैं, जो सामान खरीदना वापस नहीं करते, वापस तभी करेंगे जब टूटा हुआ है। पॉइंट है। तो ग्रॉस सेल कौन सी हुई? टोटल सेल्स। ग्रॉस सेल इज व्हाट? टोटल सेल्स। ग्रॉस परचेज इज व्हाट? टोटल परचेज। एंड नेट सेल्स इज व्हाट? सेल्स माइनस रिटर्न, व्हाटएवर काइंड, ठीक है। नेट परचेज इज व्हाट? परचेज माइनस रिटर्न, व्हाटएवर काइंड ऑफ रिटर्न। अब अगर आप मान लीजिए मेडिसिन के स्टॉकिस्ट हैं, आपकी दवाइयां एक्सपायर हो गई, कंपनी कहती है ना एक्सपायर दवाइयां वापस ले लेंगे बाजार, तो क्या आपकी परचेज रिटर्न नहीं है वो? हैं? आपने सैरेलैक का डब्बा बेचते हो, वो पैकेट में भी आपका सैरेलैक बच्चों का पाउडर है ना, बहुत टेस्टी मैंने खाया बिटिया छोटी थी तो उसका बचा हुआ हमें निपटाते थे। तुम लोग के घर में छोटा बच्चा हो तो चेक के देखना, एक आध रुपये में खराब से होते हैं, ठीक है। तो उसको चूहा काट गया, ठीक है ना। अब आप लोग गौर करो, रोडेंट डैमेज करके मार्केटिंग में, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से खिसक रहा हूं, सिर्फ आपको खोलने के लिए। आपने देखा होगा कि कई सारी दुकानों में वो लेस का एक जालीदार वो रखा होता है, ग्रिल, क्यों दिया होता है कंपनी ने? वो नए दो काम है उसके, एडवर्टीजमेंट, तो पन्नी के पन्नी साथी है क्या उसकी, पीली लाल रंग की, दूर से तो और नहीं दिखता है। आपका प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है। भाई आपने एक बढ़िया सी पैकिंग, मान लीजिए ये है लेस का पैकेट, बढ़िया सा चमकीला सा है ना, ये ऐसे टंगा हुआ ज्यादा दिखेगा या इसको मैं अलमारी के अंदर जाली के अंदर बंद कर दूं तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो क्यों दे रही है कंपनी को? क्योंकि कंपनी को पता है हमारा प्रोडक्ट, हमारी ब्रांड मार्केट में सब्सटेंस हो चुकी है, मगर क्या है, अब हमारा प्रोडक्ट जो खराब हो जाता है, कैसे? चूहा दांत मार गया है। अब सेलर, रिटेलर क्या करता है? रिटेलर कहता है भैया ये वापस ले जाओ, अभी खुला पैकेट ना हमारे काम का ना उसके काम का, ये हमारा क्या है? लॉस है, लॉस है। अब इस लॉस को बचाएं कैसे? वापस नहीं लेंगे तो रिटेलर जो है लेस बेचने की बजाय अंकल चिप्स बेचने शुरू कर देगा, उसके बाद क्या जाता है ना। कस्टमर सबसे ज्यादा डिसलॉयल होता है, वो कितना कसम खा ले कि नहीं मैं मैगी ही खाता हूं, और मैगी मार्केट में 1 महीने के लिए सप्लाई बंद कर दो, वो टॉप रेमंड्स की ओर चला जाएगा, वो यिप्पी की ओर चला जाएगा। यकीन ना हो तो आपने खुद किया होगा, जब मैगी बंद हो गई तो खाना बंद कर दिया क्या? यिप्पी खाते थे कि नहीं? क्या हुआ उन कस्टमर वालों का? धोखेबाजों,
यही सेल्स के साथ है, सेल्स प्राइम है। देखिए तो कंपनी ने क्या किया, रोडेंट डैमेज सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि रोडेंट मतलब चूहे आपके खराब करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। अब उस डैमेज से बचाने के लिए उन्होंने एक जाली दे दी कि ये इसके अंदर। अब रोडेंट डैमेज खत्म। क्यों? क्योंकि हमारा सारा प्रोडक्ट तुम इसी में भर के रखोगे, अलमारी में, खुली अलमारी है, जालीदार है तो आदमी को भी दिख रही है। अब उसके ऊपर उन्होंने बड़े बड़े लेस की वो चिपकाए है ना, समझ रहे ना। अब उसके ऊपर उन्होंने अब और वो अलमारी देते कहाँ है, जिसका टर्नओवर हाई होता है उसको देते हैं। ये चाय की गुमटी वाले को देते हैं क्या? वो चाय वाले नहीं देते। क्यों? वो खुद ही 10 पैकेट खरीद के लाता है। पॉइंट है। तो ये एसोसिएशंस आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे एनालिसिस के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ठीक, अब आते हैं तो नेट ऑफ ग्रॉस समझ में आ गया। सेम यहां पे जीपी या जीएल आएगा, ये जीपी जीएल आप यहां ले जाओगे, ठीक। तो अब इसके बाद कई सारे क्रियाकलाप होंगे यहां पे, फिर या तो एनपी आएगा या एनएल आएगा। नेट जीपी और एनपी में फर्क क्या है? दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड दिस इज नेट प्रॉफिट। मतलब समझना पड़ेगा ना, सीधे सीधे रेशियो में पूछ जाएंगे तो आसान है। अभी फॉर्मूला लिख दूं, आप भी खुश हम भी खुश, मुझे तुम लोगों ने थोड़ा ना काटा जब इतना पड़ा है ना। बताओ जीपी और एनपी में फर्क क्या है? अरे जो फाइनल जो आता है तो जी माने जमुना प्रसाद, एन माने नारायण प्रसाद। बताओ सर ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ऑल ओवर प्रॉफिट जो भी मतलब हम लोग एक्सपेंसेस जो भी उसमें इंक्लूड करे उसको मिला लेकिन नेट प्रॉफिट से टैक्स ही सोच लो बेटा, तुम जो भी बोल रहे हो रिकॉर्ड होगा। हां सर, अपनी तरफ से सार्वजनिक बेइज्जती होगी, अपनी तरफ से अपनी तरफ से सही है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपने में दो क्या है, एक इधर एक उधर। भैया कैश फ्लो फंड फ्लो बनाया है, ओ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है ना सबने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा होता था? याद करो, करंट एसेट करंट चेंज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बिफोर, हाँ थोड़ा याद करो। अब बताओ ऑपरेट नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट कब मिलता है? सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके। यस इनडायरेक्ट। और ग्रॉस प्रॉफिट कब मिलता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ठीक है, एक डेफिनेशन हम ये ले सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है मगर इस डेफिनेशन को हम ले सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें कब मिलेगा? जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट टू व्हाट? डायरेक्ट टू नेचर ऑफ आवर बिजनेस, ठीक है ना। अगर मेरा काय का बिजनेस है? मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है ना, मेरा मोबाइल का काम है, तो मोबाइल खरीदने और खरीदने के जितने भी खर्चे हैं वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि बिना मोबाइल भाई रोडवे ई-वे बिल है, तमाम जीएसटी है, ये सारे टैक्सेस, ऑक्ट्रा है, पैकेजिंग, ठीक है, शिपमेंट, ये सब खर्चे मोबाइल लेने के, तो ये परचेज एसोसिएटेड है, बिना इसके परचेज नहीं हो सकती, ठीक है। और सेल्स, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो सारे खर्चे जिनके बगैर सेल्स नहीं हो सकती। अब हमने लोगों को मार्केट में भेजा, कमीशन फ्री है, तय सब किया, वो क्या है? एट सर्टेन टाइम्स दैट इज डायरेक्ट, एट सर्टेन टाइम दैट इज इनडायरेक्ट। ये क्लासिफिकेशन आप करते हैं। जब टीचर पढ़ाते थे कहते कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, यहाँ डाल दो या यहाँ डाल दो, लीक एक्सपेंस साइड कर रहे हो तो नेट प्रॉफिट वही आएगा। मगर इन लॉन्जिविटी ऑफ एनालिसिस फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज अगर यहाँ है और यहाँ डाल दी गई
ठीक है ना, सिखाया गया था ना, वेजेस एंड सैलरी लिखा हो तो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस लिखा हो तो P&L में जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि सैलरी देते हैं दिमाग वाले को, वेजेस देते हैं ढोने वाले को। बाइफर्केशन किया ना, तो ये डायरेक्ट है, वेजेस लेबर को दोगे, ठीक है? और ऑफिस कहाँ है? ऑफिस यहाँ है, तो ये कारखाना है, गोदाम है, और ये ऑफिस है। तो दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक, एंड दीज आर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू कहाँ जनरेट हो रहा है? ऑपरेशंस में। एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। इन सर्टेन केसेस कि आपके पास रेवेन्यू सरप्लस आया, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपके पास कबाड़ था, कबाड़ बेच दिया, सेल्स एंड स्क्रैप वो इधर ले आए, ठीक है? इसीलिए हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी। और कहाँ ऐड करते थे? सेल्स ऑफ स्क्रैप असेट की है तो असेट में डाल देते थे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होता था तो उसको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले आते थे, है ना? याद है? भूल गए? हाँ कि ना? हाँ, चलो तुम लोग भी कह रहे हो तो जी रेशियो बढ़ा रहे थे, पता नहीं क्या बढ़ा रहे थे, समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है क्या? पहुंचेंगे, जाएंगे कानपुरी, मगर बचनावा होते अब कानपुर जाने में बचनावा तो पड़ता ही नहीं, तो रायबरेली जाने पड़ता है। हाँ, तो हम लालगंज से घूमेंगे ना, वहां से तो कानपुर पड़ता है। चलिए, ठीक है, यहां तक सब जुड़े हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या है? ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? दिखती कैसी है? ऐसी। ये बढ़िया था, सर ऐसी ही दिखती है। बताओ, सवाल समझो। बैलेंस शीट होती क्या? बैलेंस शीट हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है, जो ये बताता है साल भर में जो बोया जोता उसमें क्या हुआ, है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड, ये आपके डायग्नोसिस डायलिसिस रिपोर्ट है कि बीपी शुगर कितना बढ़ा हुआ है ना? कोलेस्ट्रॉल कितना है, इधर आपका कार्डियोमस्कुलर रेट कितना है, ठीक, ये बताती है बैलेंस शीट। तो अब इसको बैलेंस शीट में हमने कितने हिस्सों में बांटा? पहले तो दो, लायबिलिटी एक तरफ, एसेट दूसरी तरफ, और फिर लायबिलिटीज को कितने हिस्से में बांटा? पहला तो कैपिटल है, उसके बाद लॉन्ग टर्म और ये हो गया इंटरनल, ये हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक, और ये हो गई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऑल्सो कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। यहां पे एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स। कॉन्सेप्ट क्या है? ये वो पैसा है जो किसी कभी वापस ही नहीं करना, मतलब आत्मा मर जाएंगे तो वापस नहीं करेंगे कैपिटल, ठीक? कैन अ बिजनेस एग्जिस्ट विदाउट कैपिटल? है क्या कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है जो जीरो कैपिटल पे हो? सोच के देखो, किया नहीं जा सकता क्या? अपना सारा पैसा ड्राइंग से निकाल लो और लोन बढ़ा लो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? देखो, सवाल हंस के बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, मगर उसका इंपैक्ट समझना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंपैक्ट देख रहे हैं एक चीज का दूसरे पे। कैपिटल का रोल क्या है पूरे बिजनेस में? थोड़ा गर्दा झाड़ो, पूरे तरीके से। कितनों के को कुत्ता बना है, जब उठता है तो देखते हो ना पूरा शरीर झाड़ता है,
कुछ उस तरीके से पूरे शरीर से जाओ, ठीक है ना? क्यों जरूरी है भाई? कैपिटल का रोल क्या है बिजनेस में? एसेट लेते हैं। सबसे पहली एंट्री जो करते हो तो कौन सी होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू जी। अब मेरा सवाल क्या था, क्या बिना कैपिटल के बिजनेस एग्जिस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है भाई। हमने पढ़ी थी असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन पढ़ी थी, हाँ कि ना? 1 रुपए से बिजनेस शुरू किया, 1 रुपए की एसेट आ गई, ठीक है? अब ये 1 रुपए के सामान को हमने 1 रुपए के उधार में बेच दिया, तो इधर क्या बढ़ेगा? ये आपकी परचेज है, ये कैपिटल है। अब ये परचेज -1 हो गई और यहाँ पे डेटर आ गए 1 रुपए, ठीक? और यहाँ पे एक आ गया क्रेडिटर, सॉरी डेटर ही बना देगा, कैपिटल चल रहा है, ठीक? अब आप अगर इसको विड्रॉ कर लेते हैं कैश, अब ये डेटर ने पैसा दे दिया -1, कैश में आ गया 1 रुपया, अब आप इसको विड्रॉ कर लेते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो टेक्निकली देखिए तो नहीं पॉसिबल है, मगर अगर मेरा बिजनेस वॉल्यूम इतना बड़ा हो और कैपिटल साइज छोटा हो, बिजनेस का वॉल्यूम बड़ा हो और कैपिटल छोटा हो, तो हम कैपिटल 0 नहीं कर सकते। 0 कैपिटल कंपनी कौन सी हो जाएगी? इंटायरली डेट कंपनी। भाई लायबिलिटी प्लस कैपिटल है ना, व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी इज डेट, आइदर लॉन्ग और शॉर्ट, है ना? तो शेयर अगर ना हो तो लगर बग्गे जंगल में राज करेंगे, हाँ कि ना? है तो लगर बग्गे क्या बिजनेस चलने देंगे? क्यों नहीं चलने देंगे? क्योंकि देयर इज नो यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट। किसी ने हमको उधार क्यों दिया? ब्याज के लिए, तो उसका बेसिक इंटरेस्ट कहाँ है? ब्याज पे कि बिजनेस चलाने पे? ब्याज पे। तो बिजनेस चलाने का इंटरेस्ट कहाँ पे? इसके पास। यही वो आदमी है जो दिन रात चिंता करता है कि सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही है। ये करता है क्या? नहीं। ये तो हर महीने की 30 तारीख को 31 तारीख को, हाँ भाई साहब ब्याज का पैसा नहीं है, हाँ कि ना? समझे? इस वजह से 0 कैपिटल कंपनी मतलब डेड कंपनी, खत्म है वो। 0 कैपिटल कंपनी मतलब मालिक बड़ा सयाना था, उसने देखा पहले ही बंद होने वाली, पूरा पैसा अपना निकाल के भाग गया। इंसॉल्वेंसी कोर्ट में जाके बोला ये हमको दिवालिया हो गए, कोई पैसा बचा ही नहीं, हमारा सब उधार ही उधार है ना? अब उसके ऊपर इंसॉल्वेंट वो बैठाया जाएगा, लिक्विडेटर, मुकदमा चलेगा, फिर उसके बाद जो कुछ होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से। पॉइंट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है, देखिए एज अ मैनेजमेंट आपसे ये सवाल आएंगे, मैं उसी के लिए तैयार कर रहा हूं, और ये रेशियो से ही आएंगे कि कैन देयर बी अ 0 डेट कंपनी, वो 0 कैपिटल कंपनी? नहीं सर। हो सकती है कब? जब मालिक अपना सारा पैसा निकाल लो, सारा बिजनेस तो उधार में पैसा लगाया है, मतलब मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, ऐसे लोग होते हैं, है ना? पॉइंट है। मगर क्या वो बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? गोइंग कंसर्न होगी नहीं उसमें। पॉइंट। चलिए अब आते हैं बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग पे। ये पैसा वापस नहीं करना है, ठीक है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, मगर ये पैसा वापस करना है, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। अब जब हम CAGR देखते हैं, कैपिटल एसेट गियरिंग रेशियो, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अगर ये मेरा कुल मेरी बैलेंस शीट 10 रुपए की बनी हुई है, ठीक है, 2 रुपए यहां है, 3 रुपए यहां है, 5 रुपए यहां है, 3 रुपए यहां है, कितना हो गया? 7। 3 रुपए यहां है और इधर 4 रुपए।
मैंने अभी भी एक नाम लिया था CAGR, कैपिटल एसेट गियरिंग रेशियो। अब मुझे ये बताओ कैपिटल से एसेट कितनी है? 3 रुपए कैपिटल है, एसेट है 4 रुपए। ये तो वो है जो बहता पानी है, ये तो बहता पानी है, इसकी बात नहीं कर रहे। ये नहीं होगा तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। बात कर रहे हैं इसकी। तो अभी तो सिनेरियो ठीक है, क्यों? क्योंकि हम वायबिलिटी या सॉल्वेंसी में हैं, ठीक है। अब देखिए उधार लिया है 5 रुपए और एसेट है 4 रुपए, ठीक है। कैपिटल कितना है? 3 और 3 रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब अगर आप डेफिनेशन में इन दोनों को जोड़ भी लेते हैं, 4 रुपए और 3 रुपए, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़ भी लेते हैं 7 रुपए, और इसको मतलब कहीं असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को एक भी माना जाता है, उस लिहाज से भी देखें तो कैपिटल 3 रुपए और ये 7 रुपए। इसका मतलब बाकी के 4 रुपए कहाँ के हैं? बोरोइंग के ना, क्योंकि बहते पानी को बहते पानी से एडजस्ट कर दिया। ये तो अलग ही सेगमेंट है ना। इसका मतलब कंसर्न की बात है कि नहीं है? क्योंकि ये आदमी अगर अपने पे आ गया, इसके लिए मुझे सारा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस करो। अब आप देखिएगा CAGR का कॉन्सेप्ट, इंपैक्ट समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि ये 5 रुपए है, ये 3 रुपए है, और हमारा टोटल जो है ये 7 रुपए है। 7 रुपए में से 3 रुपए ही मेरे हैं, बाकी 4 रुपए किसके? इसके। अब ये आदमी जिद्दा खा गया, है ना। ये आदमी दुकान पे खड़ा हो गया, मेरे 4 रुपए लौटाओ। क्या करोगे? कहां से लाओगे 4 रुपए? तत्काल में ये बेचोगे? क्यों? तत्काल में यहां से कुछ बेचोगे या कहीं से दूसरा उधार लोगे? इसके 5 रुपए तो वापस करने ही है ना, हैं? तो आप अब कैपिटल एसेट गियरिंग में क्या है कि कैपिटल, मेरी पूंजी कैपिटल एसेट को कितना गियर कर रही है, थ्रस्ट दे रही है। जितना कम होगा उतना नुकसानदायक और जितना ज्यादा होगा उतना फायदेमंद। क्यों? क्योंकि अगर आपने बाहरी पैसे से कैपिटल बना रखी है या बाहरी पैसा ज्यादा है और क्या एसेट बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? देयर इज अ थ्रेट टू द बिजनेस। खड़ा हो जाएगा दुकान पे। आपने हलवाई की दुकान खोली, ठीक है, रोज का सामान लाला से उधार पे लाते थे, और उधार इतना हो गया कि अब लौटा नहीं पा रहे, फिर क्या करें? लाला रोज आएगा, ठीक है, आपसे कहा हाँ भाई आज क्या बनाया है? 500 रसगुल्ले बनाए हैं। अच्छा ठीक, सब पैक कर दो। क्यों? पैसा दिए हो? नहीं, पैक कर दो। फिर क्या करेगा? वो वही बेचेगा। मेहनत आपकी, काम आपका, फायदा किसका? क्यों हो रहा है? क्योंकि डेट पोर्शन ज्यादा है, इक्विटी पोर्शन कम है। इसको स्टडी करने के लिए आप लोग बैलेंस शीट में पढ़ते हैं डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, CAGR है। CAGR क्यों पढ़ा जाता है? कोई भी कंपनी को जब फाइनेंस करना होता है तो फाइनेंसर जो होता है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, तो वो क्या करता है? वो आपसे आपका CAGR पूछेगा, DE पूछेगा कि आपका कैपिटल एसेट को कितना गियर कर रहा है और आपका डेट और इक्विटी में क्या रेशियो, कितना डेट है बिजनेस में, कितना इक्विटी है। तो ये दो रेशियो से वो देख लेते हैं कि आप जो पैसा है वो कैसे चैनलाइज कर रहे हो और डेट का बेसिक कॉस्ट क्या है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ होते हैं कैपिटल डेट्स, ठीक है ना, कि हमें मशीन खरीदनी थी, हमने एक लॉन्ग टर्म डेट ले लिया है, उसको धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं। और एक कुछ ऐसे डेट्स होते हैं जो हमारे लॉन्ग हो जाते हैं। तो ये आपकी गुडनेस ऑफ मैनेजमेंट, इसके ऊपर एक बैंकिंग में रेशियोज होते हैं कैमल, CAMEL। इसके बाद कभी फुर्सत रहेगी अगले सेमेस्टर में पढ़ाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। कैमल रेशियो हर बैंक का चेक किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ऊंट का रेशियो सबका चेक होता है, क्यों? क्योंकि बैंक वाइबल है कि नहीं ये चेक किया जाए। पॉइंट यहां तक सब साथ है? चलिए तो अब थोड़े से ब्रेक में फिर आगे बढ़ाते हैं प्रॉपर रेशियो। अरे भाई चलो भाई
पार्ट 2 में आ जाए। अब फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो हमको पढ़ना है, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लिया कि रेशियो का इंपैक्ट क्या है, कैसे कोरिलेट करना है। अब सवाल आता है किसको किसको करना है। तो देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ठीक है। पहला पार्ट है कि कौन से रेशियोज ऐसे हैं जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन से बनेंगे, कौन से हैं जो प्योर आपके प्रॉफिट एंड लॉस से बनेंगे, इनकम स्टेटमेंट से, और कौन से कंपोजिट है, मतलब थोड़ा एक एस्पेक्ट उसका बैलेंस शीट का है और दूसरा उसका प्रॉफिट एंड लॉस का है, ठीक। तो बैलेंस शीट रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज एंड कंपोजिट रेशियोज, ठीक। ये चलता है हमारा प्रोफेशनल उसमें, ठीक। बिजनेस में क्या चलता है, बिजनेस में ये जो सवाल का जवाब है वो चलो तो पहला पार्ट हमारा है बैलेंस शीट से जो हम पढ़ते हैं, ठीक। दूसरा रेशियोज हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इस ग्राफ में आपको सारे जवाब एक ही जगह मिल रहे हैं, ठीक है। कि बैलेंस शीट से कौन कौन से रेशियोज बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से कौन सा बनाते हैं, कंपोजिट कौन से जिसमें दोनों इस्तेमाल होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट से आपको बताता है, ठीक है ना। फिर रेशियोज को कैलकुलेट करने का या एनालिसिस का आउटपुट क्या है या पर्पस क्या है, सवाल ये पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियो एनालिसिस या डूइंग कैरिंग आउट रेशियो एनालिसिस। तो आप जवाब देंगे लिक्विडिटी जानने के लिए, सॉल्वेंसी जानने के लिए, टर्नओवर या एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी करने के लिए, ठीक है। कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि हम बैलेंस शीट को करते हैं इवैल्यूएट, प्रॉफिट एंड लॉस को करते हैं और कंपोजिट करते हैं। किस तरीके से, तो ये आपके पास हर एक पैरामीटर में डिवाइडेड रेशियोज दिए हुए हैं। फिर सेकंड पार्ट आप गौर करेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी के सामने ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी लिखा है, इसको 1 2 3 4 कर देते हैं, डाउट हट जाएगा, ठीक है। 1 2 3, ठीक। अब बैलेंस शीट रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज हमारे पास, करंट रेशियो, ठीक है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो या एसेट टेस्ट रेशियो इसका दूसरा नाम है, डेट इक्विटी रेशियो, डेट आपका कितना लोन है और इक्विटी कितना आपका कैपिटल है, ठीक। फिर डेट टू टोटल एसेट्स, ध्यान होगा अभी पिछले पार्ट में बताया था कि आपकी बैलेंस शीट में डेट से एसेट कितनी फाइनेंस हो रही है, और प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर कौन होता है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो में कौन आएगा, कैपिटल, ठीक है ना, ये तो एक कैपिटल रेशियो, ठीक है। फिर आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियोज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ट्रेडिंग अकाउंट, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेशनल P&L, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, वर्टिकल बैलेंस शीट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था कैश फ्लो स्टेटमेंट, याद है। अभी के लिए मुंडी हिला, तो बाद में जब करेंगे तो बताएंगे, ठीक। ऑपरेटिंग रेशियोज एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज, ठीक है। ये कवर करता है हमारा क्वेश्चन कौन सा, P&L का। कंपोजिट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कंपोजिट कैसे है, क्योंकि ओपनिंग आपकी P&L में ट्रेडिंग में होती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट में होती है ना। फिर अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर किसके लिए निकालना है हम लोग, कैपिटल से। अर्निंग कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस से। शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ है, बैलेंस शीट में। प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है ना, प्राइस इज टू अर्निंग रेशियो, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट डाले हुए हैं उनके ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, मैं इलैबोरेटली डिटेल में नहीं जा रहा हूं, 15 दिन जब लेंगे तो एक एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, शॉर्ट में, ठीक। अब इनके सामने ABCD देखिए लिखा हुआ है, ये डिनोट करता है इधर वाले कि लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं इस रेशियो की। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारा आएगा करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है, और कहीं ये है नहीं, बच गए, ठीक। फिर जब हम बात करते हैं सॉल्वेंसी की तो आता है हमारा डेट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। फिर एक्टिविटी रेशियो नहीं, और भी एक है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। उसके बाद जब हम आते हैं एक्टिविटी रेशियो में तो उसमें आ रहा है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल,
वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री, टर्नओवर, मतलब बेसिकली टर्नओवर्स। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सरल भाषा में, ठीक है, तुम्हारा टर्नओवर कितना है अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलते हैं? सेल्स ही तो बताते हैं। कौन सी सेल्स? नेट की ग्रॉस? ग्रॉस, ठीक है, ठीक। चलिए, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, क्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। तो एक ही डायग्राम से आपके पास दो डायग्राम्स बने हुए हैं। पॉइंट है, क्लियर है? इन शॉर्ट अब वन बाय वन हम लोग रेशियो ले लेंगे, ठीक, यहां तक सब साथ है। लेकिन एक छोटे से डायग्राम से आपको रिवाइज करने के लिए आसानी हो जाएगी। इस फिगर से ये इसलिए बनाया है कि एक तरफ आपको ये पता है, अब मैं यहां से या तो रेशियो लिखता, फिर किसी में बैलेंस शीट लिखता, किसी में कुछ और लिखता, ठीक है ना। बेहतर है कहां का रेशियो है और कहां का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप इसको चाहें तो जैसे भी आप अपनी कॉपी में इसको टैबुलर फॉर्म में जैसे रखना चाहें, ठीक है ना, वैसे आप रख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका है कि आप यहाँ पे बैलेंस शीट लिख लें, रेशियो कैलकुलेशन, यहाँ रेशियो का नाम लिख लें और उसका पर्पस मतलब अब जैसे बैलेंस शीट में हमने ये बना दिया, रेशियो का नाम हमारा आ गया करंट रेशियो, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया लिक्विडिटी। तो इस तरीके से आप चाहे तो एक ग्रिड बना सकते हैं। मैं यहाँ बनाता तो बड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाई, ठीक है। बेसिक पर्पस है एग्जाम के समय आपके पास एक छोटा सा पन्ना इतना बड़ा रहे जिसमें आपके सारे रेशियोज, ठीक है, उसको बना लेंगे और उसी के आगे अब जब जैसे थोड़ा सा आपके स्टूडेंट नोट्स के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आपने लिखा सोर्स, ठीक है, फिर लिखा आपने पर्पस, फिर रेशियो और फिर फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे करके बनाना, ठीक। सोर्स हो गई हमारी बैलेंस शीट, अब पर्पस हो गया लिक्विडिटी, रेशियो का नाम हो गया करंट रेशियो, ठीक। हमने लिखा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या हुआ, एक पेज पे आपका पूरा रेशियोज का चैप्टर आ गया, थ्योरेटिकल आंसर भी, प्रैक्टिकल आंसर। पॉइंट क्लियर है? क्लियर है, ठीक। अब वन बाय वन रेशियो, तो ये काम आप खुद कर लें, कि अगर मैं ऐसे करने बैठता तो फिर बड़ा लंबा प्रश्न है, एक बार में ये पूरा कैप्चर नहीं होगा, ठीक। तो सीधे इसके ऊपर, हाँ बिल्कुल।